अगली अहम खबर आगरा से, जहां पापड़ बेचने वाले ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। सड़क पर मिले पर्स को असली मालिक को लौटाया है। पर्स में था 5 लाख रुपए का सोना और नकदी भी। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्स मालिक की तलाश की और उस पर्स को लौटाया है। सड़क पर मिले पर्स का असली मालिक जो था उसको ये पर्स लौटाया है। तो निश्चित रूप से ईमानदारी की ये मिसाल पेश की है और ये मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्स मालिक को तलाशा और उसका अपना पर्स वापस किया, जिसमें 5 लाख का सोना और नकदी थी। और अगली अहम खबर चंदौली से, जहां एक बार विधायक प्रभु नारायण सिंह आए हैं चर्चा में। डिप्टी एसपी से विवाद के बाद आए थे चर्चा में विधायक। चैनिया ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर जोर आजमाइश के बीच बजट सत्र की बैठक से नदारद रहे थे बागी बीडीसी सदस्य। मंदिर परिसर में बैठक कर सदस्यों ने जताया विरोध। पुलिस बना रही थी बागी बीडीसी सदस्यों पर दबाव। आपको बता दें, शिकायत पर विधायक प्रभु नारायण सिंह ने मारी एंट्री। विधायक ने पुलिस प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, कहा संविधान से इतर जाओगे तो सामने हमें पाओगे। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ दे चुके हैं अविश्वास प्रस्ताव। नवंबर की बैठक 2024-25 की कार्ययोजना को लेकर के ही करवाई जा रही थी, किंतु नवंबर में स्थगित हो गई थी। चूंकि इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन के समय में बैठक नहीं कराई जा सकती थी, तो इसलिए नवंबर में बैठक कराई गई थी, जो कि बैठक उस टाइम भी स्थगित हो गई 2024-25 को लेकर के। और 2023-24 की कार्ययोजना पे जो भी प्रस्ताव पारित हुए थे, वो सभी उसी पर ही कार्य कराए गए। कुछ हम तो वीडियो से बात कर रहे हैं, वहाँ कई वीडियो खड़े हैं ना, या कई वीडियो हम बात करना चाहें तो हमने यही कहा कि कई वीडियो से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम वीडियो से बात कर रहे हैं। तो जो कई वीडियो की श्रेणी में है वो सलीका सीख ले, तरीका सीख ले, तमीज सीख ले कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम वीडियो से बात, उनसे बात करने तो गए नहीं थे। अब वीडियो का जवाब वो तो नहीं देंगे, वीडियो साहब को खुद रोक देना चाहिए उनको। अब वीडियो का जवाब वो देंगे तो अच्छी बात नहीं ना। हम तो वीडियो से बात कर रहे हैं। अब बात अगली अहम खबर की, महोबा से अगली अहम खबर, जहां मंडी में जल भराव से किसानों की उपज बही है। आपको बता दें, बारिश के पानी में किसानों की मूंगफली के ढेर जो थे वो बह गए हैं। किसानों के लिए टीन शेड जो बने थे उन पर व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। खुले आसमान में रखे उपज, बारिश में इस उपज को नुकसान पहुंचा है। मजबूर किसान पानी में तैरती मूंगफली को बटोरते दिखाई दिए। मूंगफली को बचाने में जुटे रहे किसान। तेज बारिश में बही है 10 लाख रुपए कीमत की मूंगफली। तो मंडी सचिव की उदासीनता और लापरवाही से बर्बादी की कगार पर पहुंचे हैं किसान। आपको बता दें, लापरवाही से मंडी में जल निकासी के लिए नहीं है कोई इंतजाम। मंडी में सफाई व्यवस्थाओं के खर्च का हुआ बंदरबाट। शहर की नवीन गल्ला मंडी का यह पूरा मामला है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से, नगर विकास मंत्री के शर्मा का बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 15 दिन चलेगा नाले नालियों का सफाई अभियान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, नगरीय क्षेत्रों में नाले नालियों से अतिक्रमण हटवाया जाए। जल निकासी में किसी भी प्रकार का अवरोध स्वीकार नहीं होगा। तो मंत्री ए के शर्मा के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। पुरानी व अवैध होर्डिंग्स को 3 दिन के अंदर हटाया जाए। अपने शहरों के मुख्य मार्गों का नियमित सफाई कराएं। तो यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5 से 8 के बीच सफाई की नियमित मॉनिटरिंग हो। और इस बीच एक और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की यह अहम खबर, नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों का स्थानांतरण। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, स्थानांतरण नीति के तहत कर्मचारियों का तबादला हुआ है। नगर निगम में तैनात 155 लिपिक वर्ग का ट्रांसफर किया गया है। श्रेणी 1 से 13, श्रेणी 2 से 11 के निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है।
आपको बता दें, स्थानांतरण नीति के तहत इन कर्मचारियों का तबादला हुआ है। नगर निगम में तैनात 155 लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। श्रेणी 1 से 13 और श्रेणी 2 से 11 के निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। अब बात अगली अहम खबर की। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां फांसी के फंदे से लटकता मिला है 100। खेत में घास लेने गए युवक का मिला है फांसी के फंदे से लटकता 100। घर से कुछ दूर स्थित खेत में मिला युवक का 100। पॉपुलर के पेड़ से रस्सी से लटकता मिला है 100। खैरीघाट के रायपुर का रहने वाला है मृतक राजू। पुलिस ने मृतक के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो खैरीघाट के रायपुर का रहने वाला मृतक राजू, घास लेने गए युवक का खेत में लटकता मिला है 100। पुलिस ने मृतक के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बहराइच से यह खबर, ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। मृतक के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फांसी के फंदे से लटकता मिला है युवक का 100। खेत में घास लेने को गया था यह युवक। इस दौरान फांसी के फंदे से लटकता मिला है 100। अब अगली खबर की बात करेंगे। शाहजहांपुर से अगली खबर है, जहां नाबालिग से बलात्कार करने वाला गिरफ्तार हुआ है। थाना सोहरा मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी अभय प्रताप सिंह को किया गया है गिरफ्तार। बलात्कार कर बनाई गई थी आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर घर वालों को धमकाया था। पुलिस वालों ने बादशाह नगर चौराहे से पकड़ा है बलात्कार का आरोपी को। बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में इस दरिंदे को जेल भेजा गया है। अब बात अगली खबर की। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोहिया ब्रास पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है। लोहिया ब्रास पर गरजा है प्राधिकरण का बुलडोजर। अतिक्रमण कर हुए निर्माण को किया गया है ध्वस्त। गागा नदी की जमीन पर अतिक्रमण निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ग्रीन बेल्ट जमीन को खाली कराने पहुंची है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम। तो अवैध निर्माण पर नहीं होगा समझौता, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का यह कहना है। अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो जारी रहेगी। अवैध निर्माण पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा, उपाध्यक्ष के द्वारा यह बात कही गई। देखिए, ये रूटीन कार्रवाई का पार्ट है और इसमें काफ़ी लंबे समय से इसमें विधिक प्रक्रियाएं चल रही थी। प्राधिकरण के स्तर से शुरू में नोटिस काटे गए थे। इसके बाद में जो है उनके विरुद्ध डिमोलिशन ऑर्डर भी पारित किया गया। उसके विरुद्ध वो जो है सक्षम न्यायालय में उन्होंने अपील भी की थी। अपील खारिज हो गई। उसके विरुद्ध वो लोग शासन भी गए, जहाँ पर उन्होंने अपना रिवीजन डाला। रिवीजन में भी जो है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जब उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई तो फिर प्राधिकरण में जो है प्राधिकरण का आदेश की पुष्टि हो गई थी। तो प्राधिकरण ने खाली कराने का नोटिस अभी 2 महीने पहले दिया था। उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने शुरू में खुद भी तोड़ा था और उसके बाद में उन्होंने जो है उसको तोड़ने से ऐसा लगा कि वो उसके तोड़ने के इच्छुक नहीं है। तो प्राधिकरण का चूँकि अपना रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, तो ग्रीन बेल्ट जो है उसको खाली कराने के लिए प्राधिकरण की जो है टीमें गई। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। अब बात अगली अहम खबर की। अयोध्या में भारी बारिश में राम पथ पर सड़क धंसने के मामले में सपा नेताओं द्वारा फेक वीडियो वायरल कर अयोध्या के राम पथ को बदनाम करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में राम पथ का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद समाजवादियों द्वारा बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो वायरल कर राम पथ को बदनाम करने के मामले में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह कुशवाहा और साकेत महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अवधेश यादव के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं ने फेसबुक पर राम पथ का एक वीडियो वायरल किया था। वायरल वीडियो में सड़क पर जा रही एक महिला अचानक गड्ढे में गिरती है। दोनों नेताओं ने अयोध्या के राम पथ लिखते हुए अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की थी। अयोध्या पुलिस की जांच में वायरल वीडियो राम पथ का नहीं पाया गया, जिसके बाद अब इन दोनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों सपा नेताओं पर
भ्रामक खबर फैलाने को लेकर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ जो जांच से फर्जी पाया गया और जो रामपथ से संबंधित था। इस संबंध में आयुष शुक्ला द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। रुक अगली खबर का सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद ने तहसील लहरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खानामडोर तहसील बिस्वा के रतनगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपूर्ति पूर्ण रूप से बनी रहे। वहीं पानी बढ़ने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने पर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बताते चलें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण के दौरान डीएम अभिषेक आनंद ने पशुओं के टीकाकरण की जानकारी लेकर 100% टीकाकरण कराने तथा ग्राम प्रधान को नाव व नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं इमरजेंसी के समय लाइट एवं आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें पूर्व श्वेता विधायक ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया, जिसकी जानकारी डीएम ने उप जिलाधिकारी विश्वास से राहत बचाव बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की जानकारी लेकर सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे हम लोगों ने स्थलीय बैठक भी रखी थी ताकि यहाँ जो बाढ़ प्रभावित गाँव हैं उसमें हम लोग जाके फील्ड पे तैयारियाँ देख सकें। तो पूरी टीम यहाँ पे आई थी और माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे, तो उसकी गहन समीक्षा हुई है और पूरे विभाग के द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली गई और इसमें जो छोटी मोटी कमी रह गई उसको भी हम रिव्यू करके पूरा करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं और भयभीत रहते हैं? देखिए, जो नदी के मुहाने पे आबादी है वहाँ पे सिंचाई विभाग ने अपनी परियोजना कटावरोधी की है और उससे काफ़ी फायदा भी मिला है। मैं उनको कहूँगा कि उनके लिए यही संदेश है कि उनके साथ शासन और प्रशासन खड़ा है। कोई भी समस्या होगी तो हम उसका निराकरण करेंगे। अब बात अगली खबर की खबर प्रयागराज से है, जहां गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अफजाल अंसारी के वकील ने बताया कि दोनों तरफ से बहस हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से भी बहस पूरी हो चुकी है। सांसद हैं, उनकी अपील थी। अपील उनको 4 साल की सजा गैंगस्टर को राजीव ने सुनाई थी 29 अप्रैल 2023 उसके खिलाफ अपील की फाइनल हियरिंग चल रही थी। कई दिनों तक लगातार बहस चली है। आज भी बहस चली और आज जो है बहस पूरी हो गई हमारी तरफ से भी और सरकार की तरफ से। हमारी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भी उनके साथ में उपाध्यक्ष पुलिस साहब और अपर महाधिवक्ता जो है भी सरकार की तरफ से। तो सारी दोनों लोगों ने अपने पक्ष में विस्तार से रख दिया अपना पक्ष। अब बाकी अदालत के निर्णय की तैयारी की। इसमें इनकी सजा बढ़ाए जाने की मांग नहीं की गई थी क्या? सरकार की तरफ से एक अलग से अपील दाखिल हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि सजा ही 4 साल की जो हुई है वो कम हुई है, उनको बढ़ाई जाए। उसका भी हम लोगों ने और विरोध किया और जवाब दे दिया है। अब चूँकि कानून का लंबा वो है तो इसको आप लोगों से पूरा शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आरटीओ ऑफिस के पास देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक मुर्गे की दुकान में रह रहे 27 वर्षीय युवक को दुकान के अंदर घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक की गर्दन सहित अन्य जगहों पर कई गंभीर घाव देखे गए। हमले के दौरान घायल युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग बाहर निकले। लोगों को इकट्ठा होते देख हमलावर मौके से फरार हो गए। पूरा मामला पलहरी के आगे आरटीओ कार्यालय के पास का है, जहां दुकान के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक के ऊपर मुर्गा काटने वाले धारदार हथियार से अचानक हमला बोल दिया। अब रुक करेंगे अगली हम खबर की पश्चिमी यूपी से। बसपा का दामन छोड़कर हाजी फजलुर रहमान साइकिल पर सवार हो गए।
आज लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सहारनपुर से बसपा के पूर्व सांसद हाजी फजलुल रहमान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई नेताओं की मौजूदगी में हाजी फजलुल रहमान ने साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलने का फैसला लिया। हाजी फजलुल रहमान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा और फिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता लेने की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के गठबंधन में हमने सबसे पहला प्रचार प्रसार सहारनपुर जिले में हाजी फजलुल रहमान के लिए किया था और वो जीत कर आए थे। उन्होंने कहा कि दूसरे दल ने भले ही उनसे दूरी बना ली हो, लेकिन उनके सांसद हमेशा उनके संपर्क में रहे हैं। आज हमारे साथ लोकसभा में रहे सांसद हाजी फजलुल रहमान साहब हैं। मैं उनका और उनके साथ बड़ी संख्या में सहारनपुर और आसपास के साथी आए हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में सबसे पहले गठबंधन में अगर किसी के लिए हम लोग वोट मांगने गए थे तो उस समय के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुल रहमान साहब के लिए हम लोगों ने वोट मांगा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां की जनता का कि उस समय जो अपील की गई थी उस अपील में इनको जिताने के लिए कहा गया था। इन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम किया और उसके बाद जब लोकसभा में मैं इनके साथ था, लगातार हम लोगों का संपर्क रहा। हालांकि दूसरा दल थोड़ी दूरी बना ले गया, लेकिन हमारे उन सांसदों के साथ कभी दूरी नहीं हुई। मुझे खुशी है आज कि आज सांसद जी अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इससे न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि जिस कार्यक्रम और जिन सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, उन सिद्धांत कार्यक्रमों को भी जमीन पे पहुंचाने के लिए हमारी मदद होगी। अखिलेश यादव ने हाथरस में हुई घटना को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हाथरस में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होना दुखदाई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। ऐसे कार्यक्रम यूपी में होते रहते हैं और उसमें लोगों का ज्यादा संख्या में आना स्वाभाविक है और कई बार ऐसा होता है कि आयोजकों को भीड़ आने का अंदाजा भी नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें चलवा रहे हैं कि वहां सरकार का उच्च कमान गया। यूपी में हाथरस में घायलों को इलाज न मिलना ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं यूपी में बेकार हो चुकी हैं। एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों का इलाज हो पाए और इसी के चलते लोगों की जानें चली गईं। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बनाने में लगे हुए हैं। यूपी में हाथरस की घटना कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बल्कि सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा
इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करे। बात अगली रिपोर्ट की। आगरा में आज गुरुवार को 28 देशों की विश्व सुंदरियों ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल को दीदार करने वाली ये सुंदरियां मिस्टर टीन इंटरनेशनल 2024 की प्रतिभागी हैं। इस साल भारत में यह सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 30 देशों की प्रतिभागी ताज के लिए दावेदार होंगी। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने विश्व भर के लोग आते रहते हैं, लेकिन आज गुरुवार को 28 देशों के विश्व सुंदरियों ने ताज का दीदार किया। ताजमहल का दीदार करने वाली ये सुंदरियां मिस टीन इंटरनेशनल 2024 की प्रतिभागी हैं। इस साल यह सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में हो रही है, जिसमें 30 देशों की प्रतिभागी ताज के लिए दावेदार होंगी। तकरीबन सुबह 11 बजे यह सभी सुंदरियां एक साथ गोलकाट से ताजमहल पहुंची, जहां पहली नजर में ताज को देखते ही इन्होंने ताजमहल से मोहब्बत हो गई। ताजमहल पहुंचने के बाद ये सभी सुंदरियां ताज की खूबसूरती में खो गईं। ताज के बारे में जानने में इनकी खासी दिलचस्पी रही। उन्होंने ताजमहल का इतिहास भी जाना। सुरक्षा को देखते हुए CISF के जवान भी मौजूद रहे। हालांकि इन विश्व सुंदरियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। 28 देशों से आई इन सुंदरियों में से कई ने तो ताजमहल का दीदार पहली बार किया। पहली बार में ही वह इसकी दीवानी हो गई। इन सुंदरियों में शामिल श्रीजी गुप्ता ने कहा कि ताजमहल को देखने आंखों में शाइन आती है। पहली बार जब ताजमहल को देखा तो फीलिंग बयां नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सुहाने मौसम में हल्की हल्की बारिश में ताजमहल का दीदार करने का मौका मिलना उनके लिए यादगार रहेगा। श्रीजी ने कहा कि वह जब भी आगरा आएंगी तो ताजमहल का दीदार जरूर करेंगी। विशाल पंडित, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर मसूरी से। अहम खबर, खाई में कार गिरने से हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड के मसूरी से सामने आ रही। खाई में गिरी है 3 लड़कियां और 3 लड़के बुरी तरह से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला इन सभी को। मसूरी के नजदीक सुबह 4 बजे खाई में यह कार गिरी है। भट्टा गांव के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गिरी। सड़क किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए खाई में गिरी थी यह कार। 108 एम्बुलेंस से सभी को दून अस्पताल भेजा गया था। तो मौज मस्ती को मसूरी जा रहे थे ये 3 कपल, इस दौरान ये दुर्घटना हुई। तो मसूरी से अहम खबर, खाई में कार गिरने से यह हादसा हुआ। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों